आज हम डिस्कस करेंगे लैटरल स्लाइडिंग फ्लैप। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री। जो लैटरल स्लाइडिंग फ्लैप है जिंजाइवल रिसेशन को कवर करने के लिए वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 में बाय ग्रुप एंड वॉल, और उन्होंने इसका नाम दिया था इंटरनली स्लाइडिंग फ्लैप। ये जो फ्लैप इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें फुल थिकनेस फ्लैप को रिफ्लेक्ट किया जाता था और रिसेशन के एरिया पर उसको हम डिस्प्लेस कर देते थे। इसका मेजर डिसएडवांटेज ये था क्योंकि इसमें फुल थिकनेस फ्लैप यूज होता था, तो जहाँ से हम ये फ्लैप रेज करते थे वो उस एरिया में जिंजाइवल रिसेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते थे। तो डोनर साइड पर भी रिसेशन के चांसेस इसमें हो जाते थे। इसीलिए इसमें मॉडिफिकेशन की गई और 1971 में फाइफर ने एडवोकेट किया कि अगर हम स्प्लिट थिकनेस फ्लैप रेज करें और स्प्लिट थिकनेस को हम रोटेट करके मूव कर दें रेसिपिएंट साइड पर, तो डोनर साइड पर रिसेशन होने के बहुत कम चांसेस होंगे। अब हम टेक्निक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो रिसेशन हमें कवर कर रही हैं उसमें हम वी शेप इंटरनल बेवल इंसिजन देंगे। इंटरनल बेवल इंसिजन देने से ना सिर्फ हम पॉकेट की लाइनिंग को रिमूव करेंगे, बाद में जब हम डोनर साइड से हम फ्लैप लेके रिसेशन एरिया में रखेंगे तो टिश्यूज का क्लोज अप्रॉक्सीमेशन होगा कनेक्टिव टिश्यू का, तो जिससे कि यूनियन फास्ट होगी। तो सबसे पहले वी शेप इंसिजन देना है जो कि इंटरनल बेवल इंसिजन है हमारा। उसके बाद इंसिजन देने के बाद थॉरो स्केलिंग और रूट प्लानिंग करनी चाहिए। इसमें थॉरो स्केलिंग और रूट प्लानिंग करने के बाद वर्टिकल इंसिजन और हॉरिजॉन्टल इंसिजन, जो डोनर साइड है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंसिजन प्लेस किए जाएंगे। और स्प्लिट थिकनेस, इसको जो जिंजाइवा है और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू को हमें इस तरह से कट करना है कि जो हम फ्लैप रिफ्लेक्ट करेंगे उसमें एपिथेलियम और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू होंगे और कनेक्टिव टिश्यू और पेरिओस्टियम जो डोनर साइट है वहाँ पर भी अटैच रहेगा। इसमें हमें फुल थिकनेस फ्लैप नहीं रिफ्लेक्ट करना है जैसा कि इनिशियली प्रपोज किया गया था। तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंसिजन देंगे। उसके बाद स्प्लिट थिकनेस में हम इसको रेज करेंगे। जब हम इसको रेज करेंगे एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो रिसेशन का एरिया है हमें उससे फर्दर एक्सटेंड करना है टिल लाइनिंग म्यूकोसा इज देयर। तो लाइनिंग म्यूकोसा तक हमें इसको लेके जाना है। अगर हम इसे लाइनिंग म्यूकोसा तक नहीं लेके जाएंगे और अटैच जिंजाइवा में ही रखेंगे तो हम इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो इंसिजन देने के बाद हमें कट बैक इंसिजन देना है। ये देखिए इस तरह से कट बैक इंसिजन देना है जिससे कि जब हम डोनर साइड से रेसिपिएंट साइड पर हम अपने फ्लैप को प्लेस करेंगे तो उसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए सूचरिंग के दौरान। इसीलिए हमें कट बैक इंसिजन या रिलीविंग इंसिजन हमें इसमें इस तरह से प्लेस करना होगा। तो जो रिसेशन का एरिया है हमें उससे अपनी जो इंसिजन है वर्टिकल इंसिजन उससे फर्दर एक्सटेंड करना है लाइनिंग म्यूकोसा तक। फिर हमें स्प्लिट थिकनेस फ्लैप जो हमने रेज किया है उसको डोनर साइड के ऊपर हमें 40 नॉन रिजॉल्वेबल सूचर से हमें वहां पर उसको सूचर कर देना है। तो ये एक क्विक उसका रिव्यू है कि करते हैं लैटरल स्लाइडिंग फ्लैप का। तो जैसा कि हम ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं ये जिंजाइवल रिसेशन का एरिया है जिसको कवर करना है। सबसे पहले हम LA देके एडजेसेंट साइड में ये अश्योर करते हैं, LA देकर हम इसमें पेरिडोंटल प्रोब या एक्सप्लोरर इसमें पोक करते हैं और ये देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जिंजाइवा का जो बायोटाइप है वो थिक है या थिन है। उसके बाद ये इंसिजन का आउटलाइन है जो हम सर्जरी के दौरान हम प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इंसिजन है वी शेप, ये एक इंटरनल बेवल इंसिजन होगा। उसके बाद एक वर्टिकल इंसिजन और हॉरिजॉन्टल इंसिजन प्लेस किया जाएगा।
उसके बाद लास्ट में एक कट बैक होगा जो कि टेंशन हमारे ग्राफ पे नहीं हो। तो सबसे पहले वी शेप इंसिजन, इससे हम पॉकेट की लाइनिंग भी रिमूव करेंगे और अच्छे से अप्रोक्सीमेट भी हो पाएगा हमारा टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद स्प्लिट थिकनेस फ्लैप हमें देना है। स्प्लिट थिकनेस में बहुत हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एपिथेलियम और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू ही हम रिफ्लेक्ट करें और जो डोनर साइट है वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू और पेरियोस्टियम अटैच रहना चाहिए, नहीं तो चांसेस होता है कि डोनर साइट पर रिसेशन हो जाता है। स्प्लिट थिकनेस फ्लैप लेने के बाद हमें जो रिसेशन एरिया है वहाँ पर उसको 45 डिग्री रोटेट करके हमें उसको वहाँ पर सूचर कर देना है। उसमें टेंशन ना रहे इसीलिए हमें कट बैक इंसिजन देना है। ये आप ध्यान से देखिए कट बैक इंसिजन कैसे दिया जाता है और फिर हमें इसको सूचर कर देना है। इंडिकेशंस, ये जो टेक्निक है ये सिर्फ जो सिंगल रिसेशन होती है आइसोलेटेड मिलर्स क्लास 1 में ही नॉर्मली किया जाता है। क्लास 2 में भी बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है कि इसका बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट आता हो। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इसकी, जो कि इंडिकेशन है इसकी, कि आइसोलेटेड रिसेशन में ही हम इसको यूज़ करते हैं, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं खासतौर पे वहाँ पर जहाँ पर थिक जिंजाइवा का बायोटाइप हो और सफिशिएंट इंटरडेंटल पेपिला वहाँ होना चाहिए। इसकी एडवांटेजेस क्या है? इसकी एडवांटेज है कि पेशेंट इसको बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेता है क्योंकि इसमें सेकंड सर्जिकल साइट की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि हम फ्री कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ में देखते हैं या फ्री जिंजाइवल ग्राफ में देखते हैं। इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग और इसीलिए इसमें टाइम कम लगता है। इट इज़ एक्सीलेंट पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग, तो इसकी हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? अगर पेशेंट की बहुत हाई एस्थेटिक डिमांड हो तो भी हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें इससे बेटर और हमें जैसे कि कोरोनली एडवांस फ्लैप जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमें वो करना चाहिए। या रिस्क ऑफ रिसेशन, क्योंकि जब भी हम लैटरल स्लाइडिंग करते हैं तो कुछ चांसेस ये होता ही है, रिस्क होता है कि जो जहाँ से हम डोनर जो हम लेंगे वहाँ पर रिसेशन हो जाए। तो ये उसका बहुत बड़ा बात का इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ एक्सेसिव रूट प्रोमिनेंस, अगर एक्सेसिव रूट प्रोमिनेंस है तो भी हमें वहाँ नहीं करना चाहिए ये। एंड इनसफिशिएंट वेस्टिबुलर डेप्थ है तो भी इसके रिजल्ट बहुत कॉम्प्रोमाइज रहेंगे। थैंक यू।